Hey everyone, what's up? Welcome to ThinkTube exam. So most expected MCQ series for EPFO and all other exam. जनरली जो फोकस है इस वक्त वो EPFO पे है क्योंकि EPFO का एग्ज़ाम जो है वो 2 जुलाई को होने वाला है 10 दिन बाद। तो अगर आप इसको किसी और एग्ज़ाम के लिए भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी है, लेकिन EPFO जो है वो यहाँ पे मेन फोकस है। तो यहाँ पे टॉप 50 MCQ डिस्कस करेंगे। जो भी स्कोर होगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं आपके यहाँ पे 100 मार्क्स हैं। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, ठीक है। इसको आप एज ए मॉक टेस्ट मान के चलना। तो आपका कितना स्कोर आता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस वीडियो के बाद, ठीक है, जब वीडियो खत्म हो जाएगी लास्ट पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 class 2 the state can restrict the freedom of speech and expression on which of the following ground? Number 1, sovereignty and integrity of India, security of state, friendly relation with foreign state, public order, decency, morality, contempt of court, incitement to the offense। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये 19 है, आर्टिकल 19 आपको पता है किसके बारे में? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है ना। और इसका जो क्लास 2 है ये कुछ रिस्ट्रिक्शन दी है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। तो ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर डी है। ये सब जो है यहाँ पे ये सब क्या है? रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं टू द आर्टिकल 19 क्लास 2। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है पिछले 1-2 साल से। इज ए लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन विच प्रिजर्व नॉन रेट्रोग्रेशन एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन सेकुलर वैल्यूज, ठीक है। प्रिजर्व नॉन रेट्रोग्रेशन एज ए एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म या सेकुलर वैल्यूज। द लेजिस्लेशन वाज पास्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। तो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे इसको पास किया गया था? तो इसको पास किया गया था PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम पे। इसको 1991 में पास किया गया था, ठीक है। Consider the following statement. There is no limit to the power of the parliament to amend the constitution. Only president can decide whether any matter form a part of basic structure of the constitution. तो काफ़ी इजी है, आई होप आपको ये आता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो नन ऑफ द अबोव है। क्यों नन ऑफ द अबोव क्यों है? देखो, आपको पता है केशवानंदा भारती केस एक हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लाया गया था, ठीक है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये ऐसा एक प्रोविज़न है, सिंपल ये बताऊं मैं आपको। जो आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए कोई भी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं छेड़ सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये टाइम टू टाइम ये इवॉल्व होता रहेगा, ठीक है। जैसे सेकुलरिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, फेडरलिज्म हो गया, तो ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? देयर इज नो लिमिट टू द पावर। तो यहाँ पे लिमिट है। व्हाट इज लिमिट? लिमिट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और ओनली प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज? दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज दे कैन बी इन्फोर्स बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। देखो, फंडामेंटल ड्यूटी की अगर हम बात करें, ये पार्ट 4A में आता है। उसके साथ साथ टोटल कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सवारन सिंह कमेटी थी, ठीक है ना। सवारन सिंह कमेटी थी जो उसने ये फंडामेंटल ड्यूटी लाई थी। ओरिजिनली उन्होंने कितनी लाई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे। उसके साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था। तो क्या बोल रहा है? पहला क्या है? दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉ। बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बोला था, 1992 में ये बोला था कि हम फंडामेंटल ड्यूटी को यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, ओके। उसके बाद आपको पता है पार्लियामेंट जो है ये फ्री टू है इन्फोर्स करना, इसको इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेजिस्लेशन देखें, एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ठीक है। अगर कोई भी नेशनल सिंबल को क्या करेगा, उसको इंसल्ट करेगा तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो नेशनल सिंबल को, नेशनल चीज़ों को रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। तो इसको इन्फोर्स किया गया है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है।
तो थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक से ही टिक लगाते चल रहे हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट बोल रहा था मैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज ग्रांटेड अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या है इसका? इसका जो राइट आंसर है वो है 1, 3 एंड 4 आंधी। फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, राइट टू टेलीकास्ट है, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटी। देखो राइट टू स्ट्राइक ये राइट है, लेकिन इट्स नॉट द फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, इट्स नॉट द फंडामेंटल राइट जो है ये नहीं है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 91 है, तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू, ठीक है ना, एज वेल अदर व्यू ये है। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ठीक है ना, वो कर सकते हैं। राइट टू टेलीकास्ट है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस है, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है। राइट अगेंस्ट द ऑपोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप, राइट टू डेमोक्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, ठीक है ना। ये क्या है? डिमोन्स्ट्रेशन या पिकेटिंग का राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है इसके अंडर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वॉज अडॉप्टेड बाई द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन सी DPSP लाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल ये है। देन उसके बाद यहाँ पे 1 and 2, ओके, सो 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड, ठीक है ना। तो इसको लाया टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इसको लाया था किसके अंडर? आर्टिकल 39 के अंडर इसको लाया था, उसके क्या बोलते हैं इसको, अमेंडमेंट के थ्रू। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, इसको लाया था आर्टिकल 39A के अंडर। ये लिख देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वगैरह वो EPFO में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी। देन उसके बाद उसके बाद एक और आता है आर्टिकल 43, जो देखो 42nd अमेंडमेंट की हम बात करें, इससे DPSP में क्या क्या लाया है? एक तो ये लाया था, एक तो ये लाया था। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 43A लाया था। आर्टिकल 43A क्या बोलते हैं? ये बोलता है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन, मतलब ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री लेबर लॉज में आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अंडर कौन सा DPSP है, जहाँ पे ये बताया गया कि वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में हो सकती है। देन उसके बाद क्या बोलते हैं, देन उसके बाद आता है यहाँ पे टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 है। फिर देन उसके बाद 48A जो है, एक और है 48A। 48A में क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये किसके अंडर है? 48A के अंडर। तो ये कुछ 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ चेंज लाई थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट एलिजिबल टू फर्दर ऑफिस आइदर इन द सेंटर और स्टेट आफ्टर दे सीज टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। अगर कोई पर्सन किसी पोजीशन पे है, तो कौन सी पोजीशन है पहले तो ये बतानी है। उस पोजीशन से अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो कोई और ऑफिस जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं ले सकता। तो कौन कौन से यहाँ पे ऑफिस है? कैग है, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ UPSC। तो यहाँ पे आपको पता है वेरी वेरी इजी ये है। तो यहाँ पे कौन है? वो है कैग। ये कैग जो है ये किसी और नहीं ले सकता, ठीक है ना। और जो UPSC के हैं वो ले सकते हैं। कैग कौन से आर्टिकल में आता है? कैग आता है 148 आर्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। कौन सी कमेटी थी? ये लक्ष्मीकांत, अगर आपने पढ़ी होगी पहले से, ये स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। तो किसने किया था? फजल अली कमीशन ने किया था, ठीक है ना। अब लैंग्वेज इज द ओनली क्राइटेरिया इन्होंने नहीं माना था, बट हाँ इन्होंने कहा कि लैंग्वेज हम एक बेस मान सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। और ये जो ऊपर है दार कमीशन या JVP कमीशन जो है, इन्होंने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज एज ए basis for the reorganization of state. Okay, so next question is consider the following statement. Number 1, amendment to the constitution initiate हो सकती है only by the prior permission of the president. Our constitutional amendment bill must be passed in each house by a simple majority, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? constitutional amendment bill जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती है, और जितनी भी अमेंडमेंट है वो स्टार्ट हो सकती है तब जब हम प्रेसिडेंट का परमिशन लेंगे। तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है।
ओके, सो यहाँ पे आपने बता दिया होगा करेक्ट आंसर, दोनों यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, ठीक है ना, बोथ आर रॉन्ग। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर क्या है? देखो, बिल जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको प्राइवेट भी मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इस पे कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है ना। हाँ जो है वो इसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास की जाएगी, यानी मोर देन 75% आता है वो, यार 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है ना, 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, ये डायरेक्टली इलेक्टेड थे, इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड थे, तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और नॉमिनेटेड थे, तो ये आपको पता है, वेरी वेरी इजी है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके प्लान के अंडर बनी थी? ये बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368? मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 368 क्या होता है। आर्टिकल 368 जो होता है ये किसके बारे में बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, और ये सिर्फ एक ही आर्टिकल है उस पार्ट में, ठीक है। और वो कौन सा पार्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। termination of citizenship, creation of legislative council in the state, inclusion of new DPSP, select the correct आंसर पूछ रहा है, करेक्ट हमें यहाँ पे बताओ तो क्या है। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज डी, ठीक है। 2 क्या बोल रहा है कि कौन सा यहाँ पे है जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। अगर हम टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप करते हैं, अगर किसी बंदे की सिटीजनशिप को टर्मिनेट किया जाता है तो वो थोड़ी ना आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थोड़ी ना उसको की जाएगी, वो एक ऑर्डर लेजिस्लेटिव ऑर्डर हो जाएगा या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाता है, ठीक है। जैसे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के क्या क्या तरीके हैं, अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, ठीक है, या वो खुद रिनाउंस कर लेता है उसको, ठीक है, तो इस तरीके से खुद बहुत टर्मिनेट हो जाती है सिटीजनशिप, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। और देन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ये कैसे यहाँ पे क्रिएट की जाएगी, तो ये भी आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 के आउटसाइड है। हाँ, अगर डीपीएसपी को हम अमेंडमेंट करते हैं या इंक्लूड करते हैं कोई नया डीपीएसपी, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मानी जाएगी, जैसे हमने अभी पढ़ा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। The next question is consider the following statement regarding the applicability of the fundamental right to armed force। देखो आर्म्ड फोर्स के फंडामेंटल राइट को जो एप्लीकेबल होते हैं, फंडामेंटल राइट किसको, आर्म्ड फोर्स को, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट बताओ। पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट बट कैन नॉट एब्रोगेट, पार्लियामेंट रोक सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट किसके, जो आर्मड फोर्स के मेंबर हैं उनके। एक्सप्रेशन, मेंबर ऑफ द आर्मड फोर्स जो एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ सोल्जर नहीं आते, इवन सिविलियन एम्प्लॉइज जैसे मैकेनिक, कुक्स जो आर्मी के साथ काम करते हैं वो भी आते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है आपको, ठीक है ना, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे ये कीवर्ड्स भी आप एग्जाम में ध्यान रखना ज़रूर। सो इसका क्या राइट आंसर है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है ओनली 1, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है या एब्रोगेट करता है, क्या, एम्पावर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट या आर एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना। और जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ये टर्म है, ये कवर करती है एम्प्लॉय आर्मड फोर्स के, जैसे बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, कुक वगैरह ये होते हैं जो हु आर नॉन कॉम्बिनेंट्स, तो ये वो क्या करती है, कवर करती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये इनकरेक्ट पूछा था, तो बोल रहे थे इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट जो है वो सिर्फ पहले जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है वो एब्रोगेट भी कर सकती है फंडामेंटल राइट इनके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, कौन सा है जो इंटीग्रल पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का? राइट टू इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू रिसीव ग्रांट एंड एड टू माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, राइट टू ऑब्टेन फॉरेन डोनेशन, राइट टू स्ट्राइक बाय वर्कर्स। थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो जाए और जल्दी जल्दी हम एमसीक्यू को एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर दें। ओके, तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ओनली 1, ठीक है। सो 1 जो है इसका वो राइट आंसर है। 1 क्या था वहाँ पे? 1 था राइट टू इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाज द केस विच एस्टैब्लिश द गोल्डन ट्राइंगल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये केसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, केस याद रखना, जैसे केशवानंदा भारती केस हो जाता है, मनेरवा मिल केस हो जाता है, इंदिरा स्वामी जजमेंट है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
All the violation and the procedural requirement under Article 21 are to be tested for Article 14 and Article 19 also, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रोसीजर या कोई भी वायलेशन होती है या प्रोसीजर रिक्वायरमेंट जो होती है आर्टिकल 21 के अंदर, तो उसको टेस्ट किया जाएगा किसके अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर भी और आर्टिकल 19 के अंदर भी। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ये यहाँ पे बताना है। तो इसमें दोनों, ठीक है, बोथ आर द राइट आंसर, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्टिकल 14, 19 to 21 जो है इनको क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है ना, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। आर्टिकल 14 को, 19 को और 21 को क्या कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं आफ्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ये दूसरा है, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राइट टू बी फॉरगेटन इन इंडिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इट्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ये इन्फोर्स्ड एज ए लीगल प्रिंसिपल अंडर द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो इसमें बताना आपको करेक्ट क्या है, ठीक है। तो इट्स एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, बिल्कुल राइट है ये। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ने दिल्ली हाई कोर्ट को रिटर्न में ये लिख के दिया था, ये बताया था कि देखो जो राइट टू फॉरगेटन है, राइट टू फॉरगेटन है, ये क्या है, ये एक इंट्रिंसिक पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये करेक्ट है। उसके बाद इट्स एनफोर्स्ड एज ए लीगल प्रिंसिपल अंडर फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है ना। तो क्या ये एज ए लीगल प्रिंसिपल किया जाता है। तो अगर हम देखें अभी करंटली यहाँ पे कोई लीगल प्रिंसिपल ऐसा नहीं किया जाता, और ना ही कुछ ऐसा कोई ला है जो राइट टू फॉरगेटन को क्या करता है, वो इस पर बनाया गया है ला, ठीक है ना। तो ऐसा कोई ला नहीं बनाया गया जो राइट टू फॉरगेटन को क्या करता है, एनफोर्स करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ फ्री बीज। व्हाट इज फ्री बीज। फ्री बीज क्या होता है, जब इलेक्शन टाइम आता है, और अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्शन टाइम आता है हमारे इंडिया में, अगर हम बात करें स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो मेन फोकस क्या होता है, फार्म लोन वेवर, जो गरीब होते हैं उनका लोन जो है माफ़ करेंगे, फ्री की बिजली देंगे, फ्री का राशन देंगे। तो ये क्या है, ये फ्री बीज है। ऐसी चीज़ें जो डेवलपमेंट ना ला के डेवलपमेंट पे कम फोकस करें और वोट बैंक पे ज़्यादा फोकस करें, उनको हम फ्री बीज बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्री बीज कल्चर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द कमिटमेंट टू द वेलफेयर स्टेट। तो क्या ये एक कमिटमेंट है वेलफेयर स्टेट को, ठीक है ना, जो फ्री बीज होती हैं, क्या वो एक वेलफेयर स्टेट को बनाती हैं। इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज रिजॉर्टिंग टू फ्री बीज। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फ्री बीज को करती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या पावर है इसको डी रजिस्टर करने का। फ्री बीज कल्चर इज द रिसेंट फिनोमेनन इन द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, यहाँ पे हमें यह बताना है। तो यहाँ पे तीनों जो है दीज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, देखो जो स्टेटमेंट 1 है वो ये बोल रही है कि क्या ये वेलफेयर स्टेट को करती है, ठीक है ना। अगर हम देखें, ये एक, मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक इलेक्टोरल पॉपुलिज्म के एक क्या है, एक तरीका है इलेक्टोरल पॉपुलिज्म का, अपनी पार्टी की क्या बनाना, वैल्यू बढ़ाना, बस एक इलेक्शन गिमिक है। और ये इवन वेलफेयर कैपेसिटी जो है स्टेट की वो डिक्रीज़ करता है। अगर आप फ्री में सब कुछ देने लग जाओगे, कुछ मिनिमम नहीं लोगे, जो लोग जो कोई लोग हर एक को अगर हम फ्री में दे देंगे ना, कोई इस वक्त करोड़पति है, कोई इस वक्त गरीब है, तो अगर हम इसको भी फ्री की बिजली देंगे, इसको भी फ्री की बिजली देंगे, तो ये इक्वलिटी नहीं हुई, ना इक्वलिटी हुई ना इक्विटी, ये इक्वलिटी हुई लेकिन इक्विटी नहीं हुई। तो हमारा क्या है, वेलफेयर स्टेट में इक्विटी होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये पहला गलत था। नंबर 2 क्या था कि इलेक्शन कमीशन जो होता है वो, इलेक्शन कमीशन को ऐसे कोई पावर नहीं है ऐसा कुछ करना। अगर होता तो बहुत सारी स्टेट इस वक्त क्या होती, हो गई होती, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह रजिस्टर हो गई होती। और ये एक ये क्या है, ये एक रीसेंट फिनोमेना नहीं, रीसेंट फिनोमेना नहीं है, ये 1970 1980s में, ठीक है ना। फर्स्ट डेवलप कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु से ये डेवलप होके आया है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि क्या ये तमिलनाडु से डेवलप होके आया है, तो बोलना हाँ आया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 विद रेफरेंस टू द कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस काफ़ी ज़्यादा, ये भी न्यूज़ में आपको बताऊँगा क्यों। Consider the following statement. Every census in independent India has published data on the scheduled caste and scheduled tribes. The socio-economic caste census 2011 covered both the rural and urban household. Socio-economic caste census was conducted by the Ministry of Home Affairs. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा फोकस करके रखना आप, मतलब ध्यान रखना है इस पर। तो कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट हमें बताना है। तो इनकरेक्ट जो है वो यहाँ पे सिर्फ तीसरा जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी जो ऊपर वाले दो हैं हर इवन एवरी इन सेंसस जो है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कास्ट सेंसस है वो होती है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो है ये दोनों रूरल और अर्बन हाउस होल्ड इसमें थे। और हम देखें
फ्रॉम 19 अभी जो ये देखो सेंसस इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंसस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि सेंसस जो है अभी तक गवर्नमेंट ने कंडक्ट नहीं की, क्योंकि इनको 2021 में करना था, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं किया। ओके, तो हमें और क्या बता सकता हूँ आपको। हाँ, अब जो कास्ट सेंसस है एज़ पर अमेंडमेंट आई थिंक 104 और 105 अमेंडमेंट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 105 है आई थिंक अमेंडमेंट है। इसके थ्रू क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दिया है स्टेट को कि आप अब कास्ट सेंसस करोगे। और जो कास्ट सेंसस है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसको कौन करता है? इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ, ये नहीं करता, इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, MORD करते हैं इसको। और ये करते हैं अर्बन एरियाज़ में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अर्बन एरियाज़ में करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो मिनिस्ट्री है वो करती है कहाँ पे? अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संसद आदर्श ग्राम योजना इज़ आर करेक्ट। देखो मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी है स्कीम पे, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो न्यूज़ में थी, जो पुरानी न्यूज़ में थी, जो नई आई है, स्टेट सेंटर, हर एक बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने स्कीम को। वो MCQ बेस है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में लाई है। तो प्लीज़ आप EPFO के लिए वो वीडियो ज़रूर देखना। वो अभी मेरे यहाँ पे आप जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे EPFO मैराथन वाला होगा प्लेलिस्ट, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे प्लेलिस्ट का दे दूँगा लिंक, उस पर क्लिक करके वो ज़रूर देखना, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ओनली वन, ठीक है ना। लोकसभा MP जो है वो ग्राम पंचायत को चूज़ कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ पे वो उसको आदर्श ग्राम विलेज जो है उसको डेवलप कर सकते हो। एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक्सेप्ट हिज आर विलेज आर दैट हिज आर सपोज, उसकी बीवी का या पति का विलेज को छोड़ के या अपने विलेज को छोड़ के बाकी कोई भी विलेज हो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको वो आदर्श ग्राम विलेज बनाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ये देखो ये वाली जो स्कीम है ये ऑलरेडी मैंने वहाँ पर डिस्कस की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था, तो इसको मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस किया है। So the next question is with regard to the citizenship of a person covered by the Assam Accord, ठीक है, Assam Accord, which of the following statement is are correct? It allows the right to vote to the person who entered Assam before 1 Jan 1966 from Bangladesh. Person who entered Assam between 1966 and 1971 can enjoy the right to vote after 10 years. Registration of person is necessary who entered Assam after January 1, 1966. तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका तो आई होप आपने बता दिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है D, ठीक है ना। ऑल ऑफ वो आधा राइट आंसर है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूँ, देखो जो क्लास 5 है ऑफ असम अकॉर्ड का, वो ये कहता है कि वो लोग जो असम में इंटर हुए हैं टिल, ठीक है ना, टिल Jan 1, 1966, ठीक है ना। कहाँ से? फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश से। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश से जो अब बांग्लादेश है उनको इंडियन सिटीजन कंसिडर किया जाएगा। और इंक्लूडिंग दोज अमंगस्ट देम जिनका नेम जो है इलेक्टोरल रोल में 1967 में अपेयर हुआ है, वो भी यहाँ पे किया जाएगा, उनको माना जाएगा। ओके, अब स्टेटमेंट 2 जो थी वो क्या बोल रही है? पर्सन हु एंटर्ड असम 1966 1971। इसका क्या बोला है? इसका ये बोला है कि जो लोग इस डेट में, यानी कि Jan 2, 1966 टू March 24, 1971 वो यहाँ पे आए हैं, तो उनको सब राइट मिलेंगे एक्सेप्ट द वोटिंग राइट फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, ठीक। तो जो इस टाइम में आएगी उनको इंटर असम बिटवीन दिस कैन एंजॉय द वोटिंग राइट। क्या बोला है? कैन एंजॉय द वोटिंग राइट, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। तो हाँ, आफ्टर 10 ईयर मिलेंगे, लेकिन 10 ईयर से पहले उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ उनको मिलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन इज नेसेसरी हु एंटर्ड असम आफ्टर 1 January 1, 1966। तो इसका क्या है? तो ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी राइट है। विद रेफरेंस टू द टर्म फाउंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए पॉलिटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी वायर पीपल होल्ड द रियल पावर इज टर्म एज डेमोक्रेसी, ठीक है। हाँ, ए पॉलिटी वायर द स्टेट इज हेडेड बाय द इलेक्टेड पर्सन इज टर्म्ड एज रिपब्लिक। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? बहुत आसान है, दोनों करेक्ट है, आपको पता है रिपब्लिक क्या होता है और पॉलिटी क्या होता है। उसके बाद अगर हम देखें, Which among the following government functionaries are present in the composition of interstate council? ये क्वेश्चन नंबर 22। इंटरस्टेट काउंसिल में कौन सी फंक्शनरीज
all chief minister of the state, all chief minister of the UT, all administrator of the UT, all minister of the union council। तो करेक्ट आंसर क्या है? क्या सब है या सब नहीं है? तो आपको ये बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 प्राइम मिनिस्टर होते हैं बिल्कुल, 1 2 3 एंड 4 या, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओके दिस। सो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो आपको पता है ये कब बनता है, कौन सा है ये बोला है कि इंटरस्टेट काउंसिल, ठीक है ना। आर्टिकल कितना है 273। तो यहाँ पे क्या होते हैं 6 मिनिस्टर होते हैं, कौन से कैबिनेट रैंक के। तो यहाँ पे क्या बोला ऑल मिनिस्टर ऑफ द इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नहीं सिर्फ 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं जिनको नॉमिनेट करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। टैक्स पावर का देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द कंकरेंट पावर अपॉन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेशन टू मेक लॉज गवर्निंग एनी टैक्स। द रेजिडुअरी पावर ऑफ द टैक्सेशन इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। तो क्या बोल रहा है, देयर आर नो प्रोविजन ऑफ द कंकरेंट पावर अपॉन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉज गवर्न एनी टैक्स। रेजिडुअरी पावर जो है टैक्सेशन की वो पार्लियामेंट पे छोड़े हैं ओनली। तो यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 23 का। सो द क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ओनली 2, ठीक है ना। जो रेजिडुअरी पावर है वो सिर्फ इसके बाद है, बाकी ये जो है यहाँ पे कोई ये बोल रहा है कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है कंकरेंट पावर का अपॉन द पार्लियामेंट से टू मेक द लॉज गवर्निंग। किसी भी टैक्स पे ये मतलब बोल रहा है कि कंकरेंट पावर टैक्सेशन के बेस पे कंकरेंट पावर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो अगर हम देखें 101 जो अमेंडमेंट एक्ट था ना, ठीक है ना, उसने एक स्पेशल प्रोविजन बनाया था विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको पता है। तो इस प्रोविजन ने इस अमेंडमेंट ने क्या किया था, कंकरेंट पावर दिए थे किस पे, स्टेट को और पार्लियामेंट को, ताकि वो लॉ बना सकें किस पे, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है ना, GST पे क्या बना सकें, लॉ बना सकें। तो 101 अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे कंकरेंट पावर दिया गया है। So the next question is which of the following state was were created through the State Reorganization Act 1956। 1956 के थ्रू कौन कौन सी स्टेट ऐसे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू क्रिएट की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1 केरला और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो 1 and 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जुडिशियल वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज द फ्रेज बेसिक स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। मैंने आपको अभी बताया कौन सा था बेसिक स्ट्रक्चर, किसमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगर आप देखें गोलकनाथ केस क्या था वो, देखो मैं पहले बताता हूँ। देखो केशव नंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था। एक्चुअल में था क्या, जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद इन्होंने कुछ अमेंडमेंट लाई रेल रिफॉर्म वगैरह करने को, तो फिर उसको चैलेंज किया गया। पहला था शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, उसके बाद हुआ यहाँ पे मेन जो था वो गोलकनाथ केस था, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हुआ ये केशव नंदा भारती केस, फिर उसके बाद हुआ मिनरवा मिल केस। तो ऐसे केसेस हैं, ये केस थोड़ा आप पढ़ के जाना, अभी इतना टाइम नहीं है मैं आपको पढ़ाऊँ। बस ये है कि थोड़ा देख लो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं जो न्यूज़ में रही थी जैसे टॉपिक्स, उसके बेस पे ये MCQs हैं। With reference to the Citizenship Act 1955, which type of citizenship a person will acquire if he or she is born in India on or after 3rd December 2004, and if both of their parents are a citizen of India or one of whose parent is a citizen of India or the other is not an illegal migrant of the time of his her birth। तो यहाँ पे बताओ कौन सा राइट आंसर है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा आप पढ़ लो, पास करके पढ़ सकते। तो मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, वो है सिटीजन बाई बर्थ, यानी कि C जो है इसका राइट आंसर है। ओके, देन उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ तो कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो द टर्म वॉलंटरी गिविंग अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी हैज़ बीन डिफाइंड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 10th शेड्यूल इन द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर ऑफ डिफेक्शन स्पीकर एक्ट एज ए ट्रिब्यूनल नॉट एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, बिल्कुल। देखो 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसके थ्रू क्या किया था, एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 10 है, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है, जब एक पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आता है पावर में, अगर वो उसके बाद पार्टी दूसरी ज्वाइन कर लेता है उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन किया। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 3 केसेस में अप्लाई होता है। पहला, अगर कोई पर्सन पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन हो के, ठीक है, उसके बाद इसको निकाला जाएगा मेंबरशिप से। उसके बाद अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो ज्वाइन करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ये हो सकता है। देन उसके बाद नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है ना,
तो वो निकाला जाएगा यहाँ से। देन उसके बाद अगर इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है किसी भी वक्त, तो उसको यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लगता है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे अगर कोई विप को नहीं मानता, ठीक है ना, विप को नहीं मानता कोई पार्टी, तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, हाँ टर्म वॉलंटरी, हाँ बिल्कुल राइट है, वाई डिसाइड मेंबर भी राइट है, टू मेंबर कैन एक्सेप्ट, हाँ, a member of the legislation can get exemptions from such discussion if he claim that his original political party has merged with another political party. So नहीं, only the right answer for this question is only 1 and 2. So ठीक है, ये दो सिर्फ राइट आंसर है यहाँ पे। Consider the following statement regarding the Right to Information Act and the exemptions from publishing information, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपको पता है कौन सा एक्ट था, 2005 में एक्ट लाया था, उसके बाद 2019 में इसको अमेंड किया गया था। 2019 में अमेंड करके थोड़ा इसको देखते हैं, कभी लाया इस पर टॉपिक तो डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ओके, सो ओके, तो कैसा लगता है आपको वैसे, ऐसा ठीक है थोड़ा, या जो इसके बाद जो तो इसके बाद जो मैं MCQ लाऊंगा, क्या ऐसे एक्सप्लेन करूं या थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं या थोड़ा कम एक्सप्लेन करूं, तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। आपको पता है एक्चुअल में हमारा एक चैनल था पहले, ऐसा नहीं मैं नया पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, आई हैव सो मच एक्सपीरियंस ऑफ दिस, और मैं भी आपके साथ EPF का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। बात यह है कि देखो, हमारा एक ऑलरेडी चैनल था, वो टेक्निकल इशू की वजह से बंद हो गया, फ्रीज़ हो गया, तो हमने फिर नया चैनल स्टार्ट किया। तो अभी नया है, अपना सपोर्ट का ज़रूरत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ला रहे हैं, ठीक, तो आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, तो बस सपोर्ट कीजिए, मैं ला रहा हूँ आपके लिए कंटेंट। सपोर्ट कैसे करेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, ये आपके लिए तो फ्री हो जाएगा, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट इज टू बी डिक्लेयर एज द पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI, द फाइनेंसिंग ऑफ ए बॉडी और NGO बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी डायरेक्ट, क्या बोल रहे हैं, टू बी डिक्लेयर एज द पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI। अगर पब्लिक अथॉरिटी RTI के अंडर किसी को डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग उस बॉडी की या NGO की, वो गवर्नमेंट से होनी चाहिए डायरेक्टली। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रेड सीक्रेट इन जुडिशियल प्रोसेस कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पब्लिशिंग, ठीक है। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू अमेंड द लिस्ट विच एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 and 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये 2 and 3 इसका राइट आंसर है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक अथॉरिटी वो चीज़ है, अगर RTI में किसी को लिखा है पब्लिक अथॉरिटी है, ठीक है ना, तो उसको इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो उसके बाद अगर हम देखें, ये जो है स्टेटमेंट नहीं, सॉरी यहाँ ये वन जो है इनकरेक्ट है, ठीक है, 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 and 3 इज राइट, तभी मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ से है। ओके, तो बहुत सेंट्रल स्टेट है तो अथॉरिटी, ठीक है, तो अमेंड कर सकते हैं लिस्ट, सेंट्रल स्टेट के अंदर सब कुछ है, ठीक है, तो वो अमेंड को लिस्ट को अमेंड कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो रिवील करने के लायक नहीं है, तो उसके अंदर ये कर सकते हैं। तो एक बात, एक और चीज़ बता देता हूँ, देखो जो फाइनेंसिंग बॉडी होती है या NGO होती है बाय द गवर्नमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। तभी ये हम इसी वजह से जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। Question number 29. Consider the situation when a minister is not a member of either house of the parliament. Which of the following statement would be correct? तो एक स्टेटमेंट कब एक मिनिस्टर जो है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ हाउस। देखो, जब एक मेंबर व्हेन ए मिनिस्टर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो कौन सा वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, ठीक। उसके बाद हमें क्या बताना है करेक्ट कौन सा है, तो ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस बट कैन नॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग ऑन एनी बिल। हाँ, ये राइट है, ठीक है, तो दूसरे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये राइट है, दूसरे आप खुद देख लेना। नंबर 30, consider the following statement regarding the joint sitting of the parliament. The faculty of the joint sitting is a parliamentary convention in India as a provision for the same as missing in the constitution. तो मतलब प्रोविजन नहीं है, ये कन्वेंशन हम एक रिवाज मानते हैं, इसको रिवाज मानते हैं। It cannot be convened when the office of the speaker लोक सभा is vacant. Because such sitting can be presided only by the speaker, ठीक है। So far joint sitting of the house have taken place only on the 3 occasion, ठीक है, तो अभी तीन ओकेजन तक लिया गया है, तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। So the incorrect for this is okay. So the first faculty of joint sitting in parliament, जो पहला था, पहला क्या, देखो जो पहले हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखो इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में से कौन सा है, तो अगर मैं हाँ
तो ए जो है ये 1 and 2 आर द इनकरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आर्टिकल 108 एंड 118 जो है और कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रोविजन है रिगार्डिंग द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 108 और 118 जो है इसमें प्रोविजन दिया गया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो होता है ना, अगर बिल कहीं पे भी अगर बिल जो होती है वो डेडलॉक आ जाए तो उसमें ज्वाइंट सिटिंग होती है, तो इसीलिए ये तो प्रोविजन होगा ही होगा। गैस लगा सकते हैं ना, अगर नहीं होगा तो बिल को कैसे पास करोगे, इसलिए ये होगा एज़ पर द। अगर हम देखें उसके बाद ये एक तो ये हो गया, देन उसके बाद देखें दूसरा क्या था, इट कैन नॉट बी कन्वीन विद द ऑफिस ऑफ, हाँ ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर हम देखें तो ये तो प्रिजाइड करता है, हमें पता है ज्वाइंट जो होता है एज़ पर आर्टिकल 1118, ठीक है ना। आर्टिकल 118 के तहत जो स्पीकर है लोकसभा का वो प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, ठीक है ना। कैन नॉट बी कन्वीन व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज वैकेंट, ठीक है। कन्वीन नहीं बिकॉज ओनली बाय द स्पीकर, ओनली बाय स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी कर सकता है लोकसभा का। अब जब नहीं होगा तो ज्वाइंट सिटिंग कब करोगे? सो फार ज्वाइंट सिटिंग जो है वो टेकन प्लेस ऑनली 3 ओकेजन, बिल्कुल हाँ 3 ओकेजन में हुई है ये। एक हुई थी 6 मई 1961 को, एक हुई थी 16 मई 1978 को, एक हुई थी 26 मार्च 2002 को हुई थी। तो अभी तक 3 ही हुई है। 31 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट कमेटीज। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट कमेटीज इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द कैबिनेट कमेटी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। तो इसमें हमें क्या कौन सा ढूंढना है? फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट वहाँ पे करेक्ट थी, ठीक है। तो ये तो एक तो करेक्ट था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड दिस, ये तो करेक्ट थी ना, फॉर्मेशन ऑफ ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूएशन जो है, देखो जो कैबिनेट कमेटी होती है इसको प्राइम मिनिस्टर सेटअप करता है, ठीक है। और ये जब इसको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो ये सेटअप करेगा। हाँ अगर लगता है कि अब अभी इनको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है, तो वो भी यही करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, या कैबिनेट जो है वो तो करती है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, consider the following statement with reference to the power and the privilege of the parliament and its member. Member of parliament can be considered on different footing from that of an ordinary citizen in the application of laws when there is sufficient reason in the interest of parliament. कंसेंट ऑफ स्पीकर ज़रूरी होता है कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज का राइज करने में, या कंटेम्प्ट बोथ ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इटसेल्फ और पार्लियामेंट कमेटी। तो इसमें हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या है। तो दोनों करेक्ट है, सॉरी ये बोथ आर टू राइट, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर टू चेक वेदर ए पर्सन इज होल्डिंग ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये चेक करना ज़रूरी है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ क्या पर्सन होल्ड कर सकता है, क्या पर्सन होल्ड किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कौन सा हम यहाँ पे तरीका लगा सकते हैं। तो वेदर द गवर्नमेंट मेक द अपॉइंटमेंट, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट की है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू रिमूव द डिसमिस द होल्डर, एनी रिम्यूनरेशन इज पेड टू द पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर, डी। द टेली लॉ इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेली लॉ जो है किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री का है। टेली प्रोग्राम जो है ये 2017 में लॉन्च किया गया था। अब टेली लॉ का मतलब ये है इसका कि इफेक्टिव और रिलायबल ई इंटरफेस और प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म हम क्या करें, अब बनाए, ताकि क्या हो सके जो मार्जिनलाइज और नीडी पीपल हैं, ठीक है ना, उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें, लीगल एडवाइस उनको दे सकें, और मतलब ये है कि अपनी कंप्लेंट वगैरह वो यहाँ से कर सकें, पंचायत लेवल से भर सकें। उसके बाद 35 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जुडिशियल रिव्यू, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू जो होता है ना, ये आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जुडिशियल रिव्यू जो होता है इनडायरेक्टली देता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है भाई, मरबरी वर्सेस मेडिसन वाज द फर्स्ट केस इन विच द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज एक्सपाउंडेड इन इंडिया। द ओरिजिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैन बी ट्रैक्ड बैक टू शंकरी प्रसाद केस। तो कौन सा है ये दोनों में करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, तो दोनों करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। जो देखो जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंट्रोड्यूस किया था पहली बार, मतलब ये कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। देखो आर्टिकल 13 जो मैंने आपको बताया जुडिशियल रिव्यू को इनडायरेक्टली पावर देता है, ठीक है ना, कि अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल लाएगी गवर्नमेंट जो एवरेज कंट्रवीन या कंट्राडिक्ट करता है फंडामेंटल राइट के साथ, तो उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, ठीक है, नल एंड वॉइड होगा वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोला कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू है, तो वो बोला मरबरी ए वर्सेस मेडिसन लॉ में, ठीक है, केस में, सॉरी। उसके बाद जो ये था कि क्या बोलते हैं इसको, हाँ शंकरी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट एक्ट था 1951 को, जो फर्स्ट अमेंडमेंट थी 1951 की, उसमें चैलेंज किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो उसमें ये था ओरिजिन जो था वहाँ पे वो था।
36 डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाई, डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको कौन करता है? गवर्नर करता है ऑन एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। कंसीडर द फॉलोइंग with reference to the National Commission for Minorities, consider the following statements. Parsi is a religious community was added to the minority community on 6th minority community in June 2014. Article 350B provide for the special officer for linguistic minority. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जो है वो सिर्फ क्या है? ओनली 2, ठीक है ना। 350B जो है ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है उसके बारे में बताता है कि लिंग्विस्टिक ऑफिसर होना चाहिए यहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है। और आर्टिकल 351 किसके बारे में? प्रमोशन ऑफ हिंदी के बारे में। देन उसके बाद देखो 1993 में 5 रिलीजियस कम्युनिटी जैसे मुस्लिम होता है, क्रिश्चियन होता है, सिख है, बुद्धिस्ट है एंड पारसी जिसको हम बोलते हैं ज़रोएस्ट्रियंस, इनको क्या एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या किया गया था? नोटिफाई किया गया था। और 2014 में ये बोल रहा है ना कि जून 2014, लेकिन जून 2014 में जैन कम्युनिटी को, जे फॉर जून, जे फॉर जैन याद रखना, कम्युनिटी को क्या किया गया था? एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर किया गया था यहाँ पे। और ये जो आर्टिकल है क्या बोलते हैं इसको? 350B कहाँ गया? हाँ 350B जो है ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था जो 1956 में लाई गई थी। और इसको अपॉइंट करेगा लिंग्विस्टिक ऑफिसर को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे करूँगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बता देना आपका स्कोर क्या था, कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। स्वारन से कमेटी रिकमेंडेशन द क्रिएशन ऑफ द परमानेंट इंटरेस्टेड काउंसिल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज वन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर इनकरेक्ट। तो कौन सी इनकरेक्ट है यहाँ पे हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो 1 and 3, 2 and 3 ऑल आर इनकरेक्ट। देखो जो जोनल काउंसिल के बारे में बात है, जिसने बोला था कि इंटरस्टेट काउंसिल जो है इसको परमानेंट बॉडी बनाओ, ये बोला था किसने? ये बोला था सरकारिया कमीशन ने, ठीक है ना, सरकारिया कमीशन ने बोला था। और ये जो जोनल काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये क्रिएट की गई थी एज ए, ये वन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है ये एज ए सेपरेट एक्ट से क्रिएट की गई थी यहाँ से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकपाल आर करेक्ट। लोकपाल के कौन सा करेक्ट? ए पर्सन हु हैज़ बीन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज एलिजिबल to be appointed as a judicial member. Lokpal cannot inquire into any corruption charges against the Prime Minister. Chairperson of the member of the Lokpal are ineligible for reappointment. A complaint under the Lokpal Act must pertain to an offence under the Prevention of the Corruption Act against a public servant. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर क्या है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिर्फ आंसर 3 and 4 जो है इसका राइट आंसर है। बी इज़ द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी रिलेटेड टू द पंचायत सिस्टम इन द क्रोनोलॉजिकल आर्डर। हमें क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इनको क्या करना है? बताना है। तो LM सिंघवी कमेटी की अगर हम बात करें, और उसके बाद हमारे पास होता है हनुमाथन राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी और PK ठंगधन कमेटी। तो क्या कैसे हो सकता है ये? देखो अगर हम बात करें अशोक मेहता की, ये थी 1977 में, ओके। देन उसके बाद जो राव कमेटी है ये हुई थी 1948, हाँ 1948 में हुई थी। देन उसके बाद जो सिंघवी कमेटी है, कहाँ की सिंघवी कमेटी जो है ये 1986 में थी, ओके। देन उसके बाद अगर हम बात करें ठंगन कमेटी जो है ये हुई थी आई थिंक हाँ 1989 में, ओके। तो अब हम इसको करते हैं कौन सा पहले था? तो पहले थी यहाँ पे 3, 2, ठीक है, इसमें था हाँ 3, 2 होगा, उसके बाद होगा यहाँ पे 1 and 4, ओके। सो 3, 2, 1 and 4 कहाँ पे है? 3, 2, 1 या बी, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर, ओके। सो बी इज़ द राइट आंसर, ये चीज़ याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज कैन हेल्प इन प्रमोटिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन PRI। कौन सा इनिशिएटिव है जिसने PRI के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का क्या किया है? जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज़ किया है। तो यहाँ पे पंचायती राज महिला एवं युवा शक्ति अभियान, ठीक है ना। देन उसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है?
देखो इसमें से कुछ स्कीम्स जो हैं आई थिंक सारी, जब मैंने वहाँ पे स्कीम वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके देख लेना। और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है ना, सारी है ऑल ऑफ द अबव। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल इन इंडिया आर करेक्ट, ठीक है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल क्या है 76, ये याद रखना। ही इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट अपॉन द लीगल मैटर विच इज रेफर टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। ही कैन अपीयर इन एनी कोर्ट इन एनी केस in which the government of India is concerned. He does not defend accused person in a criminal prosecution without a permission of government of India. ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। सो राइट आंसर जो है वो 2 and 3 है, ठीक है। 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। क्यों फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ये फुल टाइम काउंसिल नहीं होता है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट सर्वेंट कैटेगरी में नहीं आता, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये नहीं आता, सिंपल ये याद रखो। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज आर करेक्ट। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये बताना आपको। तो यहाँ पे ही इस ह्यूमन राइट कमीशन इज सर्विंग अ रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट कैन बी इट्स मेंबर। इट्स मेंबर होल्ड द पोजीशन टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इट्स मेंबर होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 years और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर ले जाएँ, ठीक, हाँ। तो अब बताओ यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, 42 का, हम 43 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 and 3, ठीक। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो जो चेयरपर्सन और मेंबर होता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का, ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपॉइंट करता है गवर्नर, बट दे कैन बी रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको अपॉइंट करता है कौन, गवर्नर। तो यहाँ पे ये देखो सर्विंग और रिटायर्ड जज जो है वो मेंबर हो सकते हैं इसके। ये होल्ड द पोजीशन टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत है, ठीक है। और जो 70 year का यहाँ पे मार्क जो है वो ठीक है। और 43 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट डीलिमिटेशन कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि देखो आर्टिकल 80 जो है, ठीक है, आर्टिकल 80 क्लास 2 डीलिमिटेशन के बारे में बात करता है। अभी इंडिया में जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो 1975 जो एक्सरसाइज थी उसके अकॉर्डिंग है। और इसमें क्या है कि हाँ अभी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन हुई थी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये है कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉपीज ऑफ इट्स ऑर्डर आर लेड बिफोर द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली कंसर्न बट नो मॉडिफिकेशन ऑफ परमिसिबल देयर बाय इन। यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, करेक्ट, ये भी राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटी गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। में आपको मैंने पहले भी बता दिया था सब कुछ इसके बारे में, इसको थोड़ा मैं कंसिडर द फॉलोइंग। हाँ, Swaran Singh Committee suggested the incorporation of the fundamental duties in the Constitution. Currently, there are 11 fundamental duties in the Indian Constitution. The Parliament can enforce fundamental duty by suitable legislation. ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया भी था, तो ये एज ए रिपीट क्वेश्चन मानो आपको। देखो 1 2 3 ऑल द करेक्ट आंसर है, ठीक है। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है, ये सब मैंने बता दिया पहले। ओरिजिनली यहाँ पे 10 थी, ठीक है ना, पहले जो थी 10 थी। उसके बाद 86 अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे राइट टू एजुकेशन जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की गई थी। उसके बाद हम आर्टिकल ये क्वेश्चन नंबर 45 देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एनी हाई कोर्ट इन इंडिया। सिचुएशन स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिटरमाइंड बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। देखो अगर मुझे इस पर आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा ना तो मैं और यहाँ पे एमसीक्यू लाने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। हर एक चीज़ पे लाऊंगा, इस जो 8 दिनों में इस पर पूरा रिवीजन आपको करवा दूंगा एमसीक्यू के थ्रू। कंप्यूटर पे, अकाउंटेंसी पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑलरेडी लाए हैं बहुत सारे एमसीक्यू, वो ऑलरेडी हैं, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज क्या है राइट आंसर 45 ओनली 1, ठीक है ना, ओनली 1 इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बताई है। और अगर हम दूसरा देखें, ये क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया हाई कोर्ट डिटरमाइन कर सकते हैं बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूशन विद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। इट इज नॉट राइट आंसर, ओके, दिस इज द रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई स्ट्रेंथ तो नहीं किया, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे किसके साथ कंसल्टेशन कर सकते हैं हम, प्रेजिडेंट के साथ, ठीक है। तो जो ये है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये प्रेजिडेंट के साथ कंसल्टेशन करके स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। 46 in context of Indian polity consider the following statement. Delegated legislation cannot be challenged in the court if it violates a fundamental right. A constitutional amendment cannot be challenged in the court if it violates a fundamental right. Delegated legislation एक concept होता है,
सिंपली कंसेप्ट ये है कि डेलीगेशन हो गया, अपना काम दूसरे को सौंप देना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा लंबा है, मैं आपको समझा दूंगा कभी जब मैं पॉलिटिकल लेक्चर्स लाऊंगा यहाँ पे। तो अभी हम क्वेश्चन ही करते हैं। आपको आई होप आपको पता होगा, EPFO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये ज़रूर पता होगा आपको। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 46 का? तो यहाँ पे ना 1 है राइट आंसर, ना 2 है राइट आंसर, ठीक। Then 47, the writ of habeas corpus can be issued against which of the following? Public authority, individual, detention by contempt of court, individual detention outside the jurisdiction of court. habeas corpus क्या हुआ है? To have a body, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी को उठा के ले जाता है तो कोर्ट रिट इशू करता है, बंदे को लाओ मेरे सामने, तो ये वो है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो पब्लिक अथॉरिटी जो है इसके अगेंस्ट जो है इशू की जाती है, बाकी प्राइवेट वगैरह यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद हम देखें 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज़ इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। देखो रूल ऑफ जो है इसका कंसेप्ट जो है वो AV डाइसी ने दिया था, ठीक है ना। इसने 3 यहाँ पे दिए थे, तो हम देखते हैं क्या क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में, कोई कौन सा नहीं है। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। प्रेमिसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल इज ए पार्ट ऑफ बेसिक, इट्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर का ये तो पार्ट है, ये जो रूल ऑफ है। प्रेमिसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल जो है ये क्या है? जो इंडिविजुअल का राइट जो है यहाँ पे उसकी वो सुप्रीम है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे पीपल राइट है, ठीक है ना। कलेक्टिव राइट की बात करता है हमारा रूल ऑफ लॉ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जुडिशियल रिस्ट्रेंट। इट्स ए कंप्लीमेंट्री टू द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। It violates the independence of judiciary. It recognizes the equality of legislature and executive in the with the judiciary, ठीक है। Which of the following statement correct है? ठीक है, हमें correct बताना है। तो ओके बताओ, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा ये वाला। ओके, सो 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। अब 2 क्यों नहीं है? 2 क्या था हमारे पास? इट वायलेट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो होता है ये इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है राइट आंसर मुझे बताएंगे आप पढ़ के, यहाँ से आप पढ़ो इसको। द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 30 के मुताबिक, ठीक है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 और 30 जो है ये माइनॉरिटी राइट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर एक माइनॉरिटी को अपना लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट जो उसकी अपनी है उसको प्रोटेक्ट करने का हक है। आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। द राइट कन्फर्ड अंडर आर्टिकल 30 इज इंटेंडेड टू प्लेस द माइनॉरिटी इन द मोर एडवांटेजियस पोजीशन विज़ द मेजॉरिटी। तो नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो ओनली 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई माइनॉरिटीज़ के फेवर में यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ये सब इक्वालिटी है ताकि हम इक्विटी जो है उसको ला सकें यहाँ पे। तो ओके, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ फॉर द इंडियन पॉलिटी। ये इंडियन पॉलिटी पे शायद मैं और MCQ भी लाऊंगा, वो डिपेंड करता है आपका रिस्पांस कैसा है। इसके बाद मैं MCQ लाने वाला हूँ। बाकी जो है इंडस्ट्रियल लेबर और रिलेशन पे, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस पे अगर आपको MCQ चाहिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, बहुत बेस्ट MCQ है वो वाले। उसके साथ स्कीम की भी वीडियो अपलोड होगी है EPFO वालों के लिए। देन बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी अभी कवर करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आ जाता है तो दिन में मैं 2-3 वीडियो भी चढ़ा दूँगा यहाँ पे। अगर एक्सप्लेनेशन की और ज़्यादा ज़रूरत हुई तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। तो ये जो 10 दिन है ये ज़िंदगी के बेस्ट 10 दिन दीजिए, इनको जितना ज़्यादा मेहनत हो सके उतना ज़्यादा मेहनत कीजिए। ओके, सो सी यू, बाय बाय।